गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी लिखी थी आप लोगों ने कि फील्ड लाइंस पे अगर कोई टेंजेंट डालते हो आप लोग तो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी आपके पास, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस बनेंगी, दो डायरेक्शन बनेंगी, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। ठीक है, और एक ही पॉइंट पे दो फील्ड कभी नहीं हो सकते। तो ये नॉट पॉसिबल लिख लो, चाहो तो इसके आगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, आपने कल लिख ली थी। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से क्या करती हैं, निकलती हैं और इन्फिनिटी पे क्या होती है, एंड होती हैं। लिखो, फील्ड लाइंस comes out from positive charge and ended at infinity। ऐसा लिख लो, समाप्त होती हैं ended at infinity। मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर निकलेंगे इस तरह से और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये इस तरह बना लो इसको। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। नंबर 4 प्रॉपर्टी लिखें, जो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होंगे, इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ पे होंगे, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, ऐसा लिख लो, फॉर नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम infinity and end at नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये समाप्त कहाँ पे होती है, नेगेटिव पे। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही होंगी ये। इस तरह से बना लो, ऐसे बना लो। चलो, ये कुछ बना लो ऐसा। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरह की फील्ड लाइन बनती है। पॉजिटिव से आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव की तरफ होती हैं। ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। और देखो नेक्स्ट, जो आपकी नंबर 5 प्रॉपर्टी है, जो फील्ड लाइंस होती है ना, वो लेंथ के अलोंग जो है सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो ये बात लिखें आप लोग, फील्ड लाइंस, लिखो इस बात को, फील्ड लाइंस आर ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, फील्ड लाइंस आर ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट along the length हाँ भाई, फिफ्थ पर लिखे आप लोग। क्या था कि फील्ड लाइन जो है लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते। लिखो, फील्ड लाइंस आर ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द लेंथ सो डेट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके अगर फील्ड लाइन बनाए तो ये पॉजिटिव से निकलती हैं इस तरह से और नेगेटिव पे समाप्त होती हैं इस तरह से, और इधर यहाँ पे इस तरह बन जाएंगी ये।
और नेगेटिव की तरफ, इस तरह से। तो ये जो है ना, ये लेंथ के अलोंग क्या कर रही है, स्ट्रेच हो रहा है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, पास लेंथ को क्या करती हैं, छोटा करने की कोशिश करती हैं, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बना लो आप लोग। नेक्स्ट लिखो। और लेंथ के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ये दूर भागने का प्रयास करते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राई टू अवे फ्रॉम ईच अदर। से लिख लो चाहो तो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू लेंथ I try to away from each other। तो एक दूसरे से ये दूर भागने की कोशिश करती है। मान लो प्लस प्लस है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, लेंथ के परपेंडिकुलर। और ये बात लिख लो, सो डेट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो जो यहाँ पे अगर प्लस प्लस हैं दोनों, तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं। इस तरह के बनेंगे। यहाँ पे कोई आपसे पूछ ले कि प्लस प्लस दिए हुए हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो इस तरह की बनेंगी। और प्लस माइनस दिया तो इस टाइप की बनेंगी, है ना। बहुत सारी होती है, मैंने 3-4 बनाई हैं, ये बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इस तरह कुछ एक फील्ड लाइंस बन जाएंगे यहाँ पे। इस तरह कुछ बनता है यहाँ पे, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो अगर आपको कोई पूछे 2 पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, इनकी फील्ड लाइंस किस टाइप की होंगे, तो इस टाइप की होंगी ये। ठीक है। नंबर 7, तो 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो होती है डेंसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस के। तो लिखो ये बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to density of field lines, and inversely proportional to distance between फील्ड लाइंस। ठीक है, इसे मान लो इस तरह की कोई आपको फील्ड लाइन बना कर दे दी यहाँ पे, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से फील्ड लाइंस बनी हुई है। यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। तो आपसे पूछे, एक तो ये बात जो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, जो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, या फिर नंबर ऑफ लाइंस, है ना। फील्ड लाइंस मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, ये भी लिख सकते होते हैं यहाँ पे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस के नंबर पे ये डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी वो। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, 1/d। ठीक है, जहाँ पे d कम होगा मतलब पास होंगी,
तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। वही बात है, इसको इस तरह से शो करने की बात कर रहा है ना। तो ये चीज़ आप बताओ, ए और बी में फील्ड कहाँ पर ज़्यादा है, ए पर, क्योंकि ए पे डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत सारी फील्ड लाइन्स छोटे से पार्ट में आ रही हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ई ए इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, ई बी। तो ये बात लिख लो। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा सीट में कि भाई एक जगह फील्ड लाइन 64 है, दूसरी जगह कितनी है, 72 है, तो इनका रेशो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटियों का। तो डायरेक्ट रेशो निकाल दोगे। लिख लिया आप लोगों ने ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। एट नंबर है ना। नेक्स्ट ये है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको पैरेलल फील्ड लाइंस होती हैं उसकी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसे होती है, पैरेलल। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसकी लाइन ऐसे बनेंगी आपको, इस तरह से पैरेलल होंगी सारी। ये अगर यहाँ पे ई है और यहाँ पे अगर ई बी है तो दोनों क्या हैं, ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे बोलोगे ई ए बराबर ई बी। यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होती है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। कभी आपसे पूछे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ तो इस तरह से पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेंगी आपको। देखो, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ोगे ना तो मैग्नेटिक वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे क्या आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ प्रॉपर्टी तो यही है इसकी, सेम होती हैं, वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ये सब बातें तो सेम बातें यहाँ पे। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, चाहे ग्रेविटेशनल का पहला पार्ट जो होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वगैरह, तो वही फॉर्मूले वहाँ लगेंगे, यही फॉर्मूले यहाँ पर लगते हैं। अंतर क्या आता है, वहाँ पे माइनस में GM/r², यहाँ पे क्या है KQ/r²। तो ग्रेविटेशनल वाला पार्ट का रिवीजन भी यहीं पहुँच जाएगा, सारे फॉर्मूले वही होंगे जो यहाँ पे हैं। 9 नंबर लिखो, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर सरफेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको इंटर करती है और लीव भी कितने पर करती है, 90 डिग्री पर। ठीक है, लिखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर और लीव एट 90 डिग्री, at 90 degree from conductor surface, from conductor surface। ठीक है, 90 डिग्री पर ही लीव करती हैं, 90 डिग्री पर एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ, IIT ने पूछा हुआ है, आपने देखा भी होगा। इस तरह से मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर है। अगर ये चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ आएंगी, यहाँ पे बाहर निकलेंगी इस तरह से। तो ये एंगल कितना बनेगा, हर जगह 90 का बनेगा। ये यही देख के आपको आंसर लगाना होता है कि जो सरफेस के साथ एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो जितनी बना दो 10-5 इसमें सब 90 बना दो बस। तो ये परपेंडिकुलर होंगी, रेडियल आउटवर्ड बोल सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो सब 90 डिग्री पे बनती है और कुछ नहीं है। अगर ये कंडक्टर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज लिख लो, जब पॉजिटिव चार्ज है ये, तो 90 डिग्री पे बनती है, इस तरह बना लो। ठीक है, और क्यों होता है, इसका रीजन भी होता है
कि भाई जो कंडक्टिंग सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल होती हैं। एक फॉर्मूला आएगा थोड़े दिन बाद कि जो dV बराबर जो होता है ना, होता है E.dr, ठीक है। और कंडक्टिंग सरफेस क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो dV कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई चीज़ सेम रहती है तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 0। चेंज कितना आएगा, 0। तो dV क्या है, चेंज तो है, सो डेट dV इक्वल्स टू 0। और dV अगर 0 हो गया तो E.dr कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो E.dr cos थीटा इक्वल्स टू कितना, 0। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 कितना, थीटा कितना आएगा यहाँ से, 90 डिग्री। तो यहाँ से पता चलता है कि जो 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैथमेटिकल प्रूफ है इसका 90 डिग्री का, कि इक्विपोटेंशियल होते हैं, इसलिए dV बराबर 0, तो E.dr 0। E.dr मतलब E.dr cos थीटा, तो cos थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ये आती है। और कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नहीं होती हैं बिल्कुल भी। क्यों, तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। लिख लो यहाँ पे, इनसाइड द कंडक्टर, अगली प्रॉपर्टी लिख लो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट। इनसाइड द कंडक्टर electric field lines are not present because electric field inside conductor is 0, because electric field inside conductor is 0। जैसे ये पूछा भी हुआ है पहले और आप बना भी सकते हो। मान लो इस तरह कंडक्टर है कोई है, और इस पे यहाँ पे बीच में एक प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए कोई आपसे, तो क्या होगी, यहाँ पे ये यहाँ से ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से निकलेगी पहले यहाँ पे, और 90 पे ही जाएंगे सब ये, इस तरह से। ये सब 90 पे आएंगे। अब बीच में आपको नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। फिर ये जो बाहर निकलेंगे इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन समझाएंगे जब आपको, तो इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, फिर ये 90 पे ही बाहर निकलेंगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी इस टाइप। तो इसमें अंदर जो है ये वाला पार्ट जो कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यहाँ पे ही 0 होता है। तो इस तरह से बन जाएंगी ये, क्योंकि ये आपने देखा हो सीट में, आपने पहले पढ़ाया हो सर ने, तो यहाँ पे कई डायग्राम बनाता है, और टेढ़ी बड़ी कोई कुछ कई बहुत सारी क्या करता है, वो किसी एंगल पे क्या करता है, इंटर करा देता है। तो ये एंगल वाला कितना हो जाएगा, 0। उसको आंसर नहीं बनेगा अपना। आंसर कौन सा बनेगा, जिसपे क्या होगा, 90 डिग्री आएगा केवल। तो इस तरह की है इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाएगी इसकी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी, ये ध्यान रखनी है, बोर्ड में आ सकती है 2 नंबर की, कि 4 प्रॉपर्टी लिखी है, तो कोई सी भी शुरुआत वाली 4 लिख दो चाहे। अब हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। तो इन सब की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है।
तो अभी तक जो पढ़ा आप लोगों ने वो पॉइंट चार्ज पढ़े, पॉइंट चार रख दिए भाई, यहाँ पे 2 कूलाम है या 3 कूलाम, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो उन सबका क्या करना था, वेक्टर सम करना था। अब कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट की वजह से निकालना है, इसे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला दे दिया, या फिर आपको डिस्क दे दी, या फिर सॉलिड स्फीयर दे दिया, इन सब की वजह से क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, कितना होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये बताना है आपको। तो पहला लिखें आप लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे, जब आपका चार्ज किस पे फैला हो, लेंथ पर फैला हो। और अगला क्या होगा आपका, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां लिख लो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, ठीक है। तो ये आएगा नहीं कहीं भी, मुझे पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या लिख लो, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या डिफाइन करोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे लीनियर मास डेंसिटी थी ना, वैसे ही होता है यहाँ पे। तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे शो करेंगे बताओ, लैम्बडा से। तो ये आपकी लैम्बडा होती है, और ये क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो ये आपकी बन जाएगी। और लैम्बडा मतलब अगर आपका क्यू चार्ज है तो लैम्बडा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एल, ये यूज होती है। कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी, कूलाम पर मीटर, यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मिनट, यूनिट है आपकी कूलाम पर मीटर। ये अगर इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जैसे मान लो इस तरह से कोई वायर वगैरह है ना, इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस प्लस का लेंथ के लोग, तो क्या करेंगे आप लोग, कहीं ना कहीं छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, dx मोटाई का या फिर dl मोटाई का, ठीक है। इसकी वजह से मान लो कोई पॉइंट P है यहाँ पे, इस पर आपको r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले एलिमेंट की वजह से लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो मुझे बताओ एलिमेंट dl लेंथ का है, तो इसका जो चार्ज कितना हो जाएगा, dq कितना हो जाएगा, dq लैम्बडा इंटू dl, ये जानते हो आप लोग। अब लैम्बडा की वैल्यू q/l भी हो सकती है, या फिर लैम्बडा कोई फंक्शन भी हो सकता है ना, तो कि फंक्शन भी हो सकता है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये हो जाएगा। अब आप अगर d लिखें, छोटा सा d, तो क्या लिखोगे, k dq अपॉन r स्क्वायर, मतलब k लैम्बडा dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर टोटल फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो आप लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फील्ड, तो आप ई लिख दोगे, इंटीग्रेशन डी कर दोगे इसका, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन के लैम्बडा dl अपॉन r स्क्वायर, ये बन जाता है के लैम्बडा dl अपॉन r स्क्वायर। तो बना लो ये। तो ये वायर या लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, इसलिए इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। हाँ भाई, दूसरा कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड लिखें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपका जो चार्ज है
वो सरफेस पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। तो लिख लो चार्ज इज, इसमें लिखो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो सरफेस पे फैला होता है पूरा चार्ज, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। जैसे मान लो इस तरह की कोई सीट दी हुई है आपके पास या प्लेट दी हुई है, ये मिटा देता हूं यहां से, इस तरह से। तो इस पे प्लस प्लस मान लो फैला हुआ है पूरे पे, ठीक है, ये चार्ज है। तो प्लेट पे फैला हुआ है ना, सरफेस पे है केवल। तो अगर यहाँ पे हम छोटा सा एरिया लेंगे डीए, इसके अंदर भी आप चार्ज होगा डीए एरिया, और इसकी वजह से आपको पी पॉइंट पे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डीए में पहले तो आप क्या करोगे, इसमें कौन सी डेंसिटी डिफाइन करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले लिखोगे आप लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे शो करते हो, सिग्मा से। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा। तो सिग्मा जो होता है क्यू अपॉन क्या होता है, ए होता है। डायरेक्ट लिख लो चार्ज पर यूनिट एरिया, और यूनिट बन जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर आपकी इसकी वजह से डीए की वजह से निकालना चाहते हो तो पहले क्या लिखोगे, डी क्यू लिखोगे। डी क्यू क्या आएगा, सिग्मा इंटू डीए, ये आएगा सिग्मा इंटू डीए। और वही फिर एलिमेंट जो बनेगा यहाँ पे डी, उसकी वजह से क्या लिखोगे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर दी जाए तो के सिग्मा डीए अपॉन आर स्क्वायर। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाला जाए, टोटल फील्ड निकाला जाए, ठीक है, तो आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, तो बन जाएगा के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब डी ए देखो कई जगह तो क्या होता है 2 पाई आर डी आर होता है, या फिर 4 पाई आर डी आर, कुछ भी आएगा डी ए की वैल्यू, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल फील्ड हो जाएगा के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन सी होगी अब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड नंबर। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें लिख लो जो चार्ज होगा इस बार किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, होल वॉल्यूम में, अंदर भी बाहर भी हर जगह है ना। तो लिखो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ये कोई टॉपिक नहीं है, पढ़ा हुआ सब लोगों ने, है ना। मास में पहले पढ़ लिया था हमने, यहाँ पे क्या आया, चार्ज वर्ड आ गया एक नया, वहाँ पे था मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चार्ज अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसके लिए क्या डिफाइन करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इसको आप किससे शो करते हो, रो से। तो रो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन बी, रो आ जाएगा आपका क्यू अपॉन बी। और यूनिट बनाना चाहते हो तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर,
मीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर क्यूब आएगा। तो यूनिट बनेगी इसकी आपकी कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, ये आपकी यूनिट बनेगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना चाहो तो एक क्यूब बना लो इधर, इस पूरे क्यूब में 4 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अंदर बाहर हर जगह। इस तरह से पूरे में होगा। तो अगर इसकी वजह से इसमें क्या लेंगे आप, एलिमेंट लेंगे, और एलिमेंट जो आएगा यहाँ पे वो कितने का आएगा, वो भी क्यूब टाइप का मान लो, कुछ भी मान लो। तो छोटा सा एलिमेंट आएगा डीबी का, और इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो पी पॉइंट पे, तो पहले आपको डी क्यू डिफाइन करना पड़ेगा। डी क्यू क्या होगा, रो डी बी। डी क्यू क्या होगा इस बार, रो डी बी। और अगर आप डी लिखोगे छोटा सा तो क्या लिखोगे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू कितनी है, रो डी बी। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास डी क्यू की वैल्यू के रो डी बी अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है, तो टोटल फील्ड कितना जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, टोटल फील्ड ई जो आएगा इंटीग्रेशन डी ई, मतलब इंटीग्रेशन आ जाएगा के रो डी बी अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से अब हम एलिमेंट लेंगे। तो एलिमेंट पता है किस में क्या लिया जाता है, इतना तो आप सीख गए होंगे आप लोग, है ना। और आप जो है इंटीग्रेशन करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ लीनियर चार्ज। फाइनाइट लेंथ लीनियर चार्ज, और ब्रैकेट में लिख लो वायर, फाइनाइट लेंथ वायर भी बोल सकते हो। लीनियर चार्ज क्या होगा, वायर होगा। अब वायर में भी आपके 2 पॉइंट होंगे, एक तो उसके लेंथ के अलोंग पॉइंट हो कोई, और एक क्या हो, लेंथ के परपेंडिकुलर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे फील्ड एट पॉइंट अलोंग द लेंथ, फील्ड एट पॉइंट अलोंग द लेंथ, एट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ वायर। लेंथ जो है वायर की लेंथ के अलोंग कोई पॉइंट है, उस पे आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर से मान लो इस तरह से आपको दिया हुआ है एल लंबाई का ये लीनियर चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू चार्ज है, और इसकी लेंथ कितनी है हमारी, एल। और इसकी वजह से आपको यहाँ पे इसकी लेंथ के अलोंग कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पी, ये डिस्टेंस चाहो तो ये मान लो, और इस पी पॉइंट पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना कितना होगा। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से।
तो ऐसा कभी नहीं मत कर लेना, कभी आप इस पे K मान लो और Q को कहाँ पे मान लो, सेंटर ऑफ मास पे मान लो, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, वही x पे जाके dx में मोटाई का क्या लोगे, एलिमेंट। ये बात आपने पहले भी क्या क्वेश्चन ही है, किसमें, कूलाम्स लॉ में। तो वही क्वेश्चन है, देखा जाए तो कुछ भी अलग नहीं है, वही आंसर है इसका। तो क्या करेंगे आप लोग, यहां से x डिस्टेंस पर और dx मोटाई का क्या लोगे, एक एलिमेंट लोगे। dx मोटाई का एक एलिमेंट लिया जाएगा। तो dx मोटाई के एलिमेंट पे पहले तो इसमें क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लेमड़ा। और लेमड़ा जो होगा क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो Q बाई एल क्या बन जाएगा आपका, लेमड़ा बन जाएगा। अब आपसे कोई पूछे जो एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट। तो एलिमेंट पे चार्ज आएगा dq, जो क्या होगा, लेमड़ा इंटू dx, dx होगा यहाँ पे, ठीक है। पर यूनिट लेंथ का कितना है, लेमड़ा, तो dx का कितना हो जाएगा, लेमड़ा इंटू dx, तो हो जाएगा। लेमड़ा की वैल्यू पुट कर दो चाहो तो, क्या आ जाएगी यहाँ से, q अपॉन एल डी एक्स, q अपॉन एल डी एक्स हो जाएगी। अब ये जो dq चार्ज है, इसको तो क्या मान सकते हो आप लोग, पॉइंट चार्ज मान सकते हो। ये बहुत छोटा होता है जो dx फिक्स मान के चलते हो आप लोग, जितने आप सोच सकते हो उतना छोटा होता है ये, ठीक है। कुछ लोग करेंगे हम सोच नहीं रहे सर, है ही नहीं वो कुछ भी, है ना, इतना छोटा सोच लिया आपने। तो यहाँ पे ये बहुत छोटा होता है, तो इसको आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो। अगर ये पॉइंट चार्ज मान लिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, k dq अपॉन आर स्क्वायर। तो फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट। तो एलिमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे DE, तो क्या आएगा आपके पास, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आर नहीं है यहाँ पे, क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे आप dq की वैल्यू पुट कर दो चाहो तो, यह आ जाएगा q बाई एल लेमड़ा, है ना, dq की वैल्यू अरे q बाई एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे वायर की वजह से, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत सारे dq बनेंगे, इन dq सबके dq को जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो जोड़ने का काम इंटीग्रेशन का ही है। तो टोटल फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो, टोटल फील्ड, ठीक है, तो जो E बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी और इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू और dx ऊपर, L और एक्स स्क्वायर नीचे, ठीक है। अब बताओ लिमिट क्या लगेगी, a से लेके a प्लस एल, है ना। पहला एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ के लिए x की वैल्यू कितनी है, a, और लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस एल। तो लिमिट लग जाएगी a टू a प्लस एल, तो यहाँ लिमिट लगेगी a टू a प्लस एल। अब जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो इंटीग्रेशन से आउटसाइड हो जाती हैं। तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, l भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ देखें k q अपॉन एल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx a टू a प्लस एल, ये आ जाएगा a टू a प्लस एल। अब देखो यहाँ पे, अब पता होगा, अब तो इतना प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो डायरेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन एल, इसका हो जाएगा -1/x, और यहाँ से a से लेके a प्लस एल। तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा -1 अपॉन a प्लस एल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो उससे पहले भी क्या लगाते हो, माइनस लगाते हो, एक माइनस पहले से ही है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस, और लोअर लिमिट क्या है अपनी, 1 अपॉन a। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास के क्यू 1/l, तो है ही है। यहाँ पे एलसीएम आएगा a प्लस एल इंटू a, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ आ जाएगा -a और प्लस में a प्लस एल, a से a कैंसिल, l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ये बचा आपके पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन a इंटू a प्लस एल, ये आंसर है, के क्यू
ए इंटू ए प्लस एल। तो ये आपका लीनियर चार्ज था, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। लिख लिया आप लोगों ने ये? हाँ भाई, तो ये था अलोंग द लेंथ वाले पॉइंट पे था कोई। अगर कोई पॉइंट क्या हो, परपेंडिकुलर पॉइंट लाइन पे हो, है ना, तो यहाँ पर लिख लो फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट, दूसरा पॉइंट आएगा। इधर से मैं पूरा करूँगा, आपको ये थोड़ा सा समझना है, पहले उतारना नहीं, इसको मैं बंद कर दूंगा वीडियो जब उतारना पड़ेगा, क्योंकि पता होगा बड़ा सा डेरिवेशन होता है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक भी नहीं आने वाला, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे दूसरा पार्ट है, ये फाइनाइट लेंथ के वायर का ही पार्ट है, लेकिन पॉइंट कहाँ पर, अब परपेंडिकुलर पे, है ना। तो यहाँ पर लिख लो फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट, फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट, क्यूलर पॉइंट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पॉइंट पर निकालना है, तो इसको समझो पहले, फिर बाद में करते हैं। मान लो आपके पास ये वायर दी हुई है इस तरह से, फाइनाइट लेंथ है एल, और इस पे चार्ज दिया प्लस चार्ज, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा इस तरह से। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल है। इसका नाम मान लो, चाहो तो ए बी मान लो, ए बी, इस लेंथ का नाम ए बी है। यहां पर कोई पॉइंट पी है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहां से वो डी है। ठीक है, इस वायर का जो लोअर एंड है यहाँ पर, ये आपका जो है यहाँ पे फाई 1 एंगल बना रहा है, और अपर एंड जो है इसका वो फाई 2 एंगल बना रहा है, फाई 2 एंगल। ठीक है, और लैम्बडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है कि जो ए बी जो है वो किसके बराबर है, एल के बराबर है, लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज। तो ये आपकी लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज। ठीक है, और लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये जो डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई डी। फाई 1 क्या है, फाई 1, फाई 1 जो है आपका एंगल है किसका, लोअर एंड का, और किस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ बन रहा है, ऐसे यूं, और ये क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फाई 1 है एंगल ऑफ लोअर एंड, एंगल ऑफ लोअर एंड। ठीक है, तो ये किस में, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और फाई 2 है आपका एंगल ऑफ अपर एंड, एंगल ऑफ अपर एंड, और ये आपका क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, पूरा टाइम दूंगा इसको उतारने, समझना पहले। तो इसका प्रूफ जो आता है वो, क्योंकि दो आते हैं इसके, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, दो आएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी फाई एंगल पे डी फाई मोटाई का क्या मानते हैं, एलिमेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे
फाई एंगल पर डी फाई मोटाई का एंगल मानेंगे। ये डी फाई है, मोटाई है इसकी, और एंगल कितना है ये फाई, और ये डिस्टेंस मान लो आर है। अभी इसका प्रूफ थोड़ा अजीब सा है। तो ये मान लो डिस्टेंस हो गई डी एल, है ना। क्या किया आपने, एक एलिमेंट लिया फाई का डी फाई पर, डी फाई मोटाई का फाई एंगल पर। तो ये जो डिस्टेंस मान लो इसकी आर है, तो ये छोटा सा एलिमेंट बन जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना। कंसिडर एन एलिमेंट एट एंगल फाई ऑफ विड्थ डी फाई। लिखो चाहो तो यहाँ पे कंसिडर एन एलिमेंट एट एंगल फाई एंड विड्थ डी फाई, विड्थ डी फाई मोटाई का एंगल लिया है फाई एंगल पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका क्या करें आप लोग, डी क्यू निकालें इस एलिमेंट का, तो क्या होगा लेमड़ा इंटू डी एल। तो यहाँ पे चार्ज और एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट, एलिमेंट पर चार्ज निकाला जाए तो डी क्यू क्या आएगा लेमड़ा इंटू डी एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट को क्या मान सकते हो आप लोग, पॉइंट चार्ज, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आर मानी आपने। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, तो एलिमेंट की वजह से डी लिखेंगे और डी की वैल्यू आ जाएगी के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर ये। और आपको पता है यहाँ पे ये जो बनेगा ये इधर बनेगा, इधर साइड जो डी बनेगा इधर बनेगा, ठीक है। डी किधर बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है आउटवर्ड होता है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर साइड बनेगा। इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक है परपेंडिकुलर टू द वायर और एक अलोंग द वायर, पैरेलल टू द वायर। तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये फाई 1 फाई 2, फिर यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये फाई 1 मान लो इस पे, और ये क्या चीज़ है फाई 2, है ना, समझ तो गया फाई 2 ये। तो इस डी के दो कंपोनेंट करो, एक इधर आएगा और एक कहाँ पे आएगा इधर आएगा। ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा फाई का ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल फाई का बनेगा, ये कितना हो जाएगा आपका डी कॉस फाई, और ये जाएगा डी साइन फाई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखें डी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे डी ई कॉस फाई आई कैप, और माइनस में डी ई साइन फाई जे कैप, नीचे बन रहा है ना वो, अरे एक्स ऊपर वाई, जैसे यहाँ पे लिख लो चाहो तो इधर एक्स है इधर क्या है वाई है, और डी की वैल्यू पुट कर दो तो डी वेक्टर बन जाएगा आपके पास ये रहा के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई आई कैप, और के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई जे कैप। अब अगर आपको टोटल फील्ड निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल फील्ड निकालो, टोटल फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो इंटीग्रेशन लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई आई कैप, और इंटीग्रेशन के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई जे कैप। अब इतना आसान नहीं है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि करना किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। आर भी क्या है वेरिएबल है, फाई भी क्या है वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, सबको एक ही वेरिएबल में लाओ। तो जो ये सिस्टम जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस पर थोड़ा ध्यान देना। इसको बनाता हूँ मैं अभी, यहाँ पे इसको यहाँ बनाता हूँ। ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। इसका नाम देते हैं कुछ भी, पी तो ले लिया, आर एस ले लेते हैं, चलो ये आर एस मान लो इसको, और ये पॉइंट पी है आपका यहाँ पे, ठीक है।
इस तरह से ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन इस तरह से, ये आपका एलिमेंट लिया आपने, इसकी लंबाई कितनी है, dl है, और इसको कुछ भी मान लो, m मान लो चाहो तो, r s के आगे क्या आता है, p q r s t, है ना, t आता है, t मान लो चलो। अब देखो ये डिस्टेंस तो कितनी है आपकी, d है, ठीक है, ये डिस्टेंस तो da वाला पार्ट ये बनाया है, और ये एंगल कितना है आपका फाई, ये एंगल फाई, और ये एंगल कितना है डी फाई, ठीक है। अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालें इधर, यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मान लो एम एन लिख दो, इसको एस तो है, एन लिख लेते हैं एन, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल, ये बताओ, है फाई का बनेगा, ये कैसे, ये फाई है, ये कितना है 90 माइनस फाई है, ये कितना है 90, तो ये कितना बचेगा फिर फाई बनेगा ये, तो ये एंगल बनेगा फाई का, ठीक है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा फाई का, ठीक है। और ये डिस्टेंस पता आपको कितनी है, आर है। अब आपको रिलेशन निकालना है, क्योंकि ये कई वेरिएबल आ गए, देखो फाई भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, और डीएल भी क्या है, वेरिएबल है, तो इन सबको आपस में एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप इस त्रिभुज में देखें आप लोग, यार ट्रायंगल जो बन रहा है ये वाला, इन ट्रायंगल कौन सा, ये आर एस एन, बताओ कॉस फाई क्या बनेगा, कॉस फाई बताओ क्या बनेगा, बेस क्या है इसमें एस एन, और ये जो हाइपोटेनस क्या है डीएल, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बेस अपॉन एस एन अपॉन डीएल लिख दो, डायरेक्ट लिखता हूँ, डीएल लिखता हूँ चलो, तो यहाँ से एस एन का मान कितना आ जाएगा, डीएल कॉस फाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो चाहो तो। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे लगाते तो डी फाई जो होता है आर्क अपॉन रेडियस से, तो डी फाई की वैल्यू तो क्या बनती, आर्क कितना होता है ये एस एन, और इसके लिए आर्क एस एन होता नहीं है, और रेडियस क्या होती आर, तो आप लिखते हैं यहाँ पे एस एन बाई आर, तो यहाँ से एस एन कितना निकल के आएगा आर डी फाई, तो ये दोनों एस एन है क्या अलग है, दोनों एस एन ही तो हैं ये, इन दोनों को बराबर कर दो, तो डी एल कॉस फाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आर डी फाई, ठीक है, डी एल कॉस फाई जो है आर डी फाई बन जाएगा। चाहे चलो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको क्या मानो 3 मानो। अब क्या करो आप लोग, जो डी एल कॉस फाई आ रहा है उसमें क्या करो वैल्यू पुट कर दो सबकी, जो आपका आंसर आ जाएगा इधर। देखो एक चीज़ और देख लो चाहो तो, अगर यहाँ पे कॉस फाई लगाया जाए इस ट्रायंगल में, कौन से में, एस पी और टी में, है ना, इन ट्रायंगल एस पी टी, बोलो क्या आएगा कॉस फाई, अरे कॉस फाई क्या आएगा, यह आएगा डी अपॉन आर, ठीक है, डी अपॉन आर, तो यहाँ भी 1/r आएगा, उसकी जगह क्या पुट कर देना अपने को, 1/r क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से, कॉस फाई अपॉन डी, ये सब पुट करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो ये देखो एक क्वेश्चन नंबर 3, 4 हो गई, तो ये आप नोट कीजिए पहले तब जाके हो गए, है ना। तो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे जितने भी आपने ये डी एल कॉस फाई वगैरह माने, इनको इक्वेशन 1 में पुट करना है, इन सब चीज़ों को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मिटा देता हूँ, दोबारा लिख लोगे नहीं आप लोग इस चीज़ को, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ देखो ई वेक्टर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन के डी एल के लेमड़ा, और डी एल कॉस फाई क्या बन जाएगा, ये देखो इधर डी एल कॉस फाई क्या बन जाएगा आर डी फाई, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये आर डी फाई, और यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ आई कैप चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन
यहाँ पे भी ऐसा करो के लेमड़ा, ठीक है, डीएल की वैल्यू पुट करो, केवल डीएल की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, आर डी फाई अपॉन कॉस फाई। यहाँ से देखो डीएल की वैल्यू अगर निकालना चाहो आप लोग तो डीएल क्या निकलेगा यहाँ से, आर डी फाई अपॉन कॉस फाई। तो डीएल की जगह पुट कर देंगे ये चीज़, तो डीएल की जगह आएगा यहाँ पे आर डी फाई अपॉन कॉस फाई, और आर स्क्वायर तो है ही है, और साइन फाई, और यहाँ आ जाएगा जे कैप। ठीक है, अब देखो एक आर से आर कट जाएगा, ये यहाँ से भी एक आर से आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो के लेमड़ा तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1/r डी फाई आई कैप, और यहाँ पे भी के लेमड़ा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यहाँ हो जाएगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई और 1/r और डी फाई, और यहाँ बचेगा जे कैप। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो सारा फाई हो या सारा क्या हो, आर हो, तो 1/r को रख दो, यहाँ से 1/r की वैल्यू रख दो पूरी, क्या आ जाएगी, कॉस फाई अपॉन डी, तो 1/r जो है पूरा रख दो इधर, तो ये ई वेक्टर क्या बनेगा, के लेमड़ा, यहाँ बचेगा कॉस फाई अपॉन डी और डी फाई आई कैप, माइनस में के लेमड़ा, ये साइन फाई रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, कॉस फाई रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर आएगा कॉस फाई अपॉन डी, और बचेगा डी फाई जे कैप। अब देखो कॉस फाई से कॉस फाई कट जाएगा, अब डी तो क्या है, कांस्टेंट है, डी तो क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वही दी जाती है क्वेश्चन में, तो यहाँ से देखो डी भी बाहर आ जाएगा, तो क्या चाहेगा, के लेमड़ा बाई डी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई आई कैप, के लेमड़ा अपॉन डी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन फाई डी फाई जे कैप। अब मुझे बताओ फाई की लिमिट क्या लगेगी, -φ1 से +φ2, क्योंकि जितने भी एंगल नापने इस परपेंडिकुलर लाइन से नापने, इसके नीचे वाला एंगल क्या होगा, नेगेटिव, और ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, तो -φ1 से कहाँ तक होगा, +φ2 तक होगा, है ना। लोअर एंड कितना बना रहा है, -φ1, और अपर एंड कितना बना रहा है, +φ2, तो लिमिट लगेगी यहाँ पे -φ1 टू +φ2, यहाँ पे भी -φ1 टू +φ2। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ई वेक्टर इक्वल्स टू के लेमड़ा अपॉन डी, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे कॉस का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइन फाई, और लिमिट लग जाएगी -φ1 से लेके φ2, ठीक है, और आई कैप तो चलेगा चलेगा, माइनस में के लेमड़ा अपॉन डी, और साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस फाई, माइनस के कॉस फाई, लिमिट लग जाएगी आपकी -φ1 से लेके +φ2 जे कैप। ठीक है, तो देखो क्या बचता है अब ये, तो ये देखो ई वेक्टर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ई वेक्टर, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे के लेमड़ा अपॉन डी, तो चलो ठीक है, अपर लिमिट पुट करो पहले, साइन φ2 माइनस साइन -φ1 और आई कैप, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा के लेमड़ा अपॉन डी कॉस φ2 माइनस कॉस -φ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ लग जाएगा जे कैप। तो देखो इधर क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू के लेमड़ा अपॉन डी, ये क्या हो जाएगा, साइन φ2 प्लस साइन φ1, अरे माइनस के अंदर नेगेटिव एंगल होता है तो माइनस बाहर आ जाता है ना साइन के अंदर, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको साइन φ1 प्लस साइन φ2, ऐसे लिख लो, ठीक है, और ये आई कैप में, और के लेमड़ा अपॉन डी, ये आपको ऐसे याद रखना है, कॉस φ2 माइनस में कॉस φ1 जे कैप में, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है अपने को बस, है ना। प्रूफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा मेरा भी, पर ये बोर्ड की अगर बुक में हो तो आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन जो बनेगा क्या बनेगा इस फॉर्मूले से। इसमें जो आई कैप है वो कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल,
परपेंडिकुलर वाला है, और जे वाला कंपोनेंट कौन सा है, पैरेलल वाला। तो आप इसको ऐसे याद रखो, अगर कोई वायर दिया हुआ है, मान लो ये लीनियर वायर दिया हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी है, और ये आपका पॉइंट पी है। इसका अपर एंड क्या बना रहा है, φ2 एंगल बना रहा है, और लोअर एंड कितना बना रहा है, -φ1, मतलब φ1 एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पी पे दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो नाम दूंगा मैं ई परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है, ई परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, के लैम्बडा अपॉन डी साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये बात याद रखनी है। ई परपेंडिकुलर का होता है यहाँ पे साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को कि ई परपेंडिकुलर जो होता है यहाँ पे वो होता है के लैम्बडा बाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2, है ना, इस पर स्टार लगा लो एक तो। और दूसरा ई पैरेलल जो आता है इधर, ई पैरेलल, ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास, इसको बोलते हैं हम के लैम्बडा बाई डी कॉस φ2 माइनस कॉस φ1, ये आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं इसमें से, कि एक तो ई परपेंडिकुलर और दूसरा क्या है, ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर होता है के लैम्बडा बाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2, और ई पैरेलल क्या होता है, के लैम्बडा बाई डी साइन φ2 माइनस कॉस φ2 माइनस कॉस φ1। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं बस। वैसे तो बताओ मुझे, ये ई पैरेलल नीचे की तरफ आएगा ऊपर तरफ आएगा, कैसे डिसाइड करोगे, जिसका थीटा छोटा होगा, भाई मान लो ये φ2, अगर इसमें देखो ना ये दोनों बराबर होगी तो 0 हो जाएगा। ये तो मान लो φ2 क्या है, छोटा है, तो cos फाई की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटी लेंथ की तरफ आता है ना, कहीं अगर करना पड़ जाए डायरेक्ट क्वेश्चन, तो जो ई पैरेलल जो होता है, जिधर साइड लेंथ क्या है, छोटी है, उस साइड क्या आता है आपका, ई पैरेलल आता है। जैसे मान लो ये लेंथ आपकी L/2 है और ये 3L/2 है, तो ये ज़्यादा हो गई, ये क्या हो गई, छोटी हो गई, तो ई पैरेलल कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। तो छोटी लेंथ की तरफ क्या आता है आपका, ई पैरेलल आता है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें केस बनाते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये याद रखना, केस फर्स्ट जो है 4-5 केस बनते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसी का है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज, या फिर वायर बोल सकता है वो, लीनियर चार्ज, ठीक है। अगर आपका ये वायर है कोई, इसका लैम्बडा आपको दिया हुआ है, और ये -∞ से लेके +∞ तक फैला हुआ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है आपका, और डिस्टेंस क्या है D। तो मुझे बताओ इस वाले केस में φ1 और φ2 कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट के लिए, 90 डिग्री, क्योंकि भाई ये बहुत ऊपर तक जाएगा और ये डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपका जो ये φ1 जो है आपका, सॉरी φ2, ये भी कितना 90 डिग्री, और φ1 जो है वो भी कितना हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए φ1 और φ2 दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री। पता चला कि होते हैं 90 डिग्री। भाई आप यहाँ से एंगल नाप रहे हो, तो ये कहाँ पर है, बहुत ऊपर आसमान में जाएगा कहीं पे, तो ये उसके लिए पेन क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा ये, तो एंगल कितना बनेगा, 90। और ये बहुत नीचे जाकर होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू होती है। तो φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाएंगे, 90। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, तो ई परपेंडिकुलर बताओ कितना आएगा, पहले तो
ई परपेंडिकुलर, ये आएगा आपके पास के लेमड़ा बाई डी साइन 90 साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये याद रखना है अपने को, ई परपेंडिकुलर आएगा 2k लेमड़ा बाई आर। आर या डी, डी अगर अपने आपने माना है तो डी यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और ई पैरेलल कितना आ जाएगा 0, तो ई पैरेलल जो आएगा आपके पास, ई पैरेलल वो आता है के लेमड़ा बाई डी कॉस फाई 2 कॉस 90 माइनस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे ई पैरेलल जो आएगा कितना आएगा 0। तो क्या बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या होता है, केवल एक ही होता है, जो किसके परपेंडिकुलर होता है, वायर के परपेंडिकुलर। तो यही आंसर आया केवल यहाँ पे ई वाला, इधर नहीं होता कहीं पे भी, तो यहाँ पे एक ही आंसर है ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आती है 2k लेमड़ा बाई डी, ये ध्यान रखना है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। और आपने शायद पढ़ा होगा तो ये क्या आएगा 2k लेमड़ा बाई आर आया था वहाँ पे, गॉस लॉ से करेंगे जब इसको, ठीक है, सिलेंडर मान के नहीं। तो केवल एक ही कंपोनेंट होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, और जो भी किधर होता है परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ये माइनस लेमड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, है ना, यह ध्यान रखना। वैसे माइनस प्लस में, प्लस से आउटसाइड होता है और नेगेटिव की तरफ होता है, तो ये प्लस लेमड़ा है तो इधर साइड, और माइनस लेमड़ा है तो इधर साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से देखते हैं, केस 2 सेमी इनफाइनाइट वायर। केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। वायर बोल सकता है, वो लीनियर चार्ज बोल सकता है, दोनों की बात सेम है। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक एंड तो यहीं पर है, दूसरा एंड कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इस तरह कोई वायर बनेगा, ये एक एंड तो यहीं पर, दूसरा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है, ये इन्फिनिटी पर है और ये एंड यहाँ पर है। इस पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसका प्लस लेमड़ा या फिर माइनस लेमड़ा जो भी होगा दिया होगा। तो इस बार बताओ ई पैरेलल भी आएगा और क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर। मुझे ये बताओ फाई 1 कितना बनेगा, फाई 1 0, क्योंकि फाई 1 जो है लोअर एंड का क्या था, एंगल था, तो लोअर एंड तो यहीं पर इसी लाइन पर है, तो फाई 1 कितना बनेगा 0, और फाई 2 कितना बन जाएगा 90। तो आप बोलेंगे फाई 1 0 डिग्री एंड फाई 2 बन जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा। तो फाई 2 तो यहाँ पे आप बना भी सकते हो चाहो तो, ये लगभग 90 बन जाएगा फाई 2 जो है, और फाई 1 तो 0 बनेगा ही नहीं यहाँ पे। तो वही बात यहाँ से ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लेमड़ा बाई डी साइन फाई 1 साइन 0 साइन फाई 2 साइन 90। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपके पास, के लेमड़ा बाई डी, ठीक है, ये आ जाएगा ई परपेंडिकुलर। तो और ई पैरेलल देखो कितना आएगा, के लेमड़ा बाई डी कॉस फाई 2 कॉस 90 माइनस में कॉस 0। तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर के लेमड़ा बाई डी कॉस 90 कितना होता है 0, और माइनस में कितना हो जाएगा 1, मतलब ई पैरेलल जो आपका आएगा माइनस के लेमड़ा बाई, माइनस का मतलब नीचे की तरफ होगा, ऊपर नहीं होगा, कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। वैसे ही पता है जो शॉर्टर लेंथ होती है उधर साइड होता है ई पैरेलल, तो छोटी लेंथ कहाँ पर है, नीचे। तो आप बोलेंगे इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा ई पैरेलल वाला, इसकी वैल्यू कितनी के लेमड़ा बाई डी, और एक कौन सा होगा ई परपेंडिकुलर वाला, इसकी वैल्यू कितनी के लेमड़ा बाई डी। तो ई नेट कहाँ पर आएगा, इनके बीच में आएगा कहीं पे, तो ई नेट आपको यहाँ आने वाला है, ये ई नेट बनेगा। कितने एंगल पे बनेगा ये 45 डिग्री, क्यों, दोनों की वैल्यू क्या है सेम। तो ई नेट अगर कोई पूछ ले तो ई नेट आएगा √2 टाइम्स ऑफ
के लैम्डा बाई डी, ये ई नेट आता है। बाकी तो ये याद रखो आप लोग, के लैम्डा बाई डी परपेंडिकुलर और के लैम्डा बाई डी क्या है, पैरेलल, ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो अभी आपका टाइम भी हो गया, बाकी जो और भी केस होते हैं इसमें और भी पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे वो, ठीक है, और क्वेश्चन कराएंगे कल इस पर।